प्रदीप जी, क्या जैसे बीजेपी ने, अब भाई 3-4 महीने दूर हैं चुनाव, पर वो वीआरएस प्लान को अंजाम दे दिया। कांग्रेस जो दे रही है ये टू लिटिल टू लेट पड़ता है। हर पार्टी के लिए थोड़ी परिस्थितियां भी पलट होती हैं, अलग अलग होती हैं। नहीं संदीप जी, देखिए, पार्टियों में नेतृत्व का बदलना, समय पर बदलना और सामाजिक समीकरण के अनुरूप बदलना, ये सब बातें महत्वपूर्ण हो। लेकिन मेरा मानना है कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद अब देश में 5 स्विंग स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु। जब तक इन 5 स्विंग स्टेट्स में से कांग्रेस पार्टी कहीं प्रचंड बहुमत नहीं लेकर आती, प्रचंड रूप से जीत लेकर नहीं आती, तब तक उसकी स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। आप ध्यान कीजिए, 2004 और 2009, तब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ। दोनों चुनाव में 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी वहां प्रचंड रूप से जीती थी। उस वक्त और दिल्ली की गद्दी का रास्ता दरअसल लखनऊ से नहीं, हैदराबाद से होके निकला था। हाँ, और नहीं, और 2009 में उसने अपनी स्थिति सुधारी। उत्तर प्रदेश में 22 सीटें जीत गई और उसकी लोकसभा की सीटें 200 के पार हो गई। तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो तय करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति की हम लोग बात कर रहे हैं कि किस नेशनल पार्टी का इन 5 में से कहां ज्यादा असर। बीजेपी का उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और जो है तमिलनाडु को छोड़ दे, महाराष्ट्र, 4 राज्यों में जो है या तो नंबर 1 है या नंबर 2 की स्थिति में। कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में से कहीं पर नहीं ठहरती है। तो कांग्रेस पार्टी को अपने ग्रास रूट से वर्कर खड़े करना शुरू करना पड़ेगा। ये परिवर्तन ठीक है, अच्छी बात है, इसका संदेश अच्छा जाता है कि आपने हार की जिम्मेदारी, जवाबदेही तय की। जिन लोगों के कारण हार हुई, लेकिन हार का कारण तो के जिम्मेदार तो ऊपर वाले भी हैं। क्या ऊपर भी इस तरह का परिवर्तन होगा? उसकी तो कोई बात नहीं हो रही है। क्या ऊपर वालों को बचाने के लिए नीचे वालों को बदला गया है? ये भी कार्यकर्ताओं के मन में सवाल उठेगा। बीजेपी ने जो परिवर्तन किया है, सामाजिक समीकरण एक तरफ रख दीजिए, एक संदेश दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि कोई भी बड़ा पद आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। जो सबसे पिछली कतार में बैठा हुआ कार्यकर्ता है, वो भी मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है और और प्रदेश का ये भी अध्यक्ष बन मैंने सकता जो है। सवाल में ही कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था प्रदीप जी, परिस्थितियों के हिसाब से हो जाता है क्या? हिमाचल में हार हुई, कर्नाटक में हार हुई, पश्चिम बंगाल में भी हार हुई, तब ये सवाल बीजेपी से नहीं पूछे जाते कि केंद्रीय नेतृत्व की भी जिम्मेदारी है क्या? यहां तो जीत में भी कद्दावर नेताओं को हाशिए पर डाल दिया गया, तो इसे परफेक्ट टाइमिंग और जेनरेशनल चेंज और वगैरह वगैरह हम अलग तरह के आकलन और विश्लेषण भी करने लगे। नहीं नहीं, ये बात ठीक है, जरूर पूछा जाना चाहिए। देखिए, हार जब होती है तो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों जिम्मेदार होते हैं, दोनों की जवाबदेही होती है। लेकिन राज्य के चुनाव में राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, उसकी भूमिका सीमित होती है। वो आइसिंग ऑन द केक की तरह होता है कि वो जो है इंक्रीमेंटल वोट ला सकता है। अगर अगर 90% लेकर राज्य की इकाई आ रही है तो राष्ट्रीय नेतृत्व उसको 100% तक पहुंचा सकता है। लेकिन आज 40% पर खड़े हैं, तो ये उम्मीद करें कि राष्ट्रीय नेतृत्व 100% पर पहुंचा देगा, वो संभव नहीं है। तो इसलिए जवाबदेही, जिम्मेदारी तो दोनों की होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जीत के लिए सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उसका श्रेय मिलेगा और हार का जो है वो राज्य के नेतृत्व को मिलेगा? कांग्रेस पार्टी के लिए ये सवाल इसलिए उठता है कि आप राज्य में भी हार रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी हार रहे हैं। आपने स्विंग स्टेट्स की, 5 स्विंग स्टेट्स की बात की, लेकिन जो ये 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां बिल्कुल सीधी टक्कर होती है, उनके नाम मैंने गिन ही दिए हैं, और वहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91%। वहां पर कुछ बदलाव, उनमें मध्य प्रदेश भी आता है, लेकिन बाकी जगह कुछ बदलाव आपको 2019 की परिस्थिति और आज हम 2023 खत्म होने वाला है तब जब बैठे हैं, आकलन कर रहे हैं, कुछ बदलाव, कुछ फर्क दिखता है आपको? नहीं, मैं पिछले हफ्ते जो कार्यक्रम था, आपका पिछला कार्यक्रम जो था, उसमें जो बात कही थी वही बात फिर कह रहा हूं कि बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव में अब तक के सबसे बड़े सोशल बेस के साथ उतरने जा रही है। इतना व्यापक सोशल बेस और इतना व्यापक उसका जियोग्राफिकल जो है वो रीच, उसकी इससे पहले कभी नहीं।
तो वहां से बीजेपी शुरू कर रही है और कांग्रेस पार्टी अपने सबसे निचले स्तर के जो है सामाजिक आधार हो चाहे भौगोलिक आधार हो उससे शुरू कर रही है। तो मुकाबला ये अनइवन हो गया है, ये बराबरी का मुकाबला दिखाई ही नहीं देता। और 10 साल होने जा रहे हैं सरकार को, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। तो कोई कारण नहीं दिखाई देता कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2019 से खराब करेगी। लेकिन चुनाव चुनाव होता है, उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन इतना तो तय है कि जो आज परिस्थिति है, हम लोग बात उसी के आधार पर कर सकते हैं कि आज जो दिखाई दे रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी कहीं से 2019 के मुकाबले कमजोर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि 2019 के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। चाहे वो लाभार्थी की योजना हो उनकी, चाहे सामाजिक समीकरण बनाने की योजना हो, चाहे चाहे प्रधानमंत्री की दूसरी योजनाएं हो, ये या फिर जो है संगठन में जो देखिए, जीत कर भी बदलाव करते हैं, हारने पर भी बदलाव करते हैं। इन 3 राज्यों में जो 2018 में नहीं कर पाए, उसका नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद इस बात को समझ लिया कि बदलते रहना, परिवर्तन जो है वो अपने आप में कई बुराइयों को, कई कमियों को दूर कर देता है। तो परिवर्तन से एक उम्मीद भी जगती है। जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनके मन में ये नहीं आता कि हमारी जिंदगी में तो सिर्फ दही बिछाना, कुर्सी लगाना है, इसके अलावा हमको कुछ करना ही नहीं है। तो उनको एक उम्मीद जगती है कि भाई हमारा भी नंबर आ सकता है, हमको भी मौका मिल सकता है। और ये जब भावना आती है कार्यकर्ता में किसी पार्टी के, तो वो फिर जी जान लगाकर काम करता है। तो दूसरा, आप परिवर्तन, देखिए, हाँ हाँ, इसके परिवर्तन में विचारधारा पर बीजेपी ने बहुत जोर दिया है हाँ, कि जो वैचारिक रूप से पार्टी से जुड़ा हुआ है, विचारधारा के प्रति जिसकी निष्ठा है, उसको हम प्राथमिकता दें। तो ये एक बड़ा संदेश जो है वो पार्टी ने दिया है, जो मुझे लगता है आरएसएस का प्रभाव उस पर ज्यादा है इस फैसले के पीछे। तो आपने परिवर्तन और एक विचारधारा की जो अहम बात कही,